हेलो दोस्तों, माई सेल्फ वीरेंद्र गुजर। और आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो पिछले वीडियो में जो अपन ने तीसरे चैप्टर के बारे में पढ़ दिया था, इस वीडियो में अपन चौथे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रमेय निदान। तो इसमें जो है प्रमेय व्याधि का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये प्रमेय जो है ये कफ प्रधान व्याधि होती है। ठीक है, अपन ने गुल्म में देखी थी, गुल्म जो है वो वात प्रधान व्याधि होती है और रक्तपित्त और जवर जो है वो पित्त प्रधान व्याधि होती है। तो इस प्रकार से जो प्रमेय होता है वो कौन सी प्रधान व्याधि है? कफ प्रधान व्याधि है। अब इसमें नीचे देखते हैं तो प्रमेय के जो है 20 भेद होते हैं। ठीक है, 20 प्रकार के प्रमेय होते हैं। वैसे तो वात पित्त कफ इस प्रकार 3 माने हैं, लेकिन अगर इसकी संख्या पूछी जाए कि प्रमेय की संख्या कितनी होती है तो जो है ये 20 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर अन्य रोग त्रिदोष के ही कारण असंख्य होते हैं। तो बस इसमें जो है अपने को याद रखें, प्रमेय के बाद प्रमेय के जो है ये 20 प्रकार के होते हैं प्रमेय। फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं, निदान दोष दुष्चय विमर्श। तो इसमें देखना रोगों की उत्पत्ति में निदान आदि का योग। तो इसमें दे रखा ई खलु निदान दोष दुष्चय विशेष्य व्यय विकार विघात भाव अभाव प्रतिविशेषा भवंती। तो इसमें हिंदी में देखना कि इस शरीर में निदान मतलब कारण हो गए, दोष दोष कौन से होते हैं? 3 ही दोष होते हैं, वात पित्त कफ। फिर दुष्चय दुष्चय कौन से हो गए? 7 धातुएं होगी, मलमूत्र स्वेद हो गया। ठीक है, तो ये हो गया दुष्चय। फिर ये कह रहा है कि विशेषता से विकार विघात भाव। ठीक है, मतलब रोगों की उत्पत्ति न होने, विकार विघात भाव और विकार विघात अभाव भिन्न भिन्न विशेषताएं होती हैं। तो एक रोगों की उत्पत्ति में जो निदान आदि का योग बता रहा है, तो क्या लिखेंगे कि निदानों के कारण क्या होते हैं? दोष दूषित होते हैं। ठीक है, और फिर दोष किसको दूषित करेंगे? दूषियों को। तो दूषियों को दूषित करके ये क्या करते हैं? रोगों की उत्पत्ति में कारण बनते हैं। तो यही बता रखा है इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं, नीचे देखो विमर्श में दे रखा है कि निदान दोष दुष्चय की न्यूनता से 4 प्रकार की विशेषता होती है, विकाराजन्यम, चिरेणज विकाराजन्यम और अणुविकार जन्यम। मतलब निदान दोष दुष्चय की न्यूनता इनकी बता रहा है कि अगर ये न्यून होते हैं ना, अल्प मात्रा में होते हैं, निदान दोष दुष्चय तीनों ही अगर अल्प मात्रा में होते हैं तो 4 प्रकार के जो है रोग उत्पन्न होते हैं। 4 प्रकार से रोग उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से? विकार जन्नम मतलब रोगों का सर था, अजननम विकार अजननम तो रोगों का सरता न होना, मतलब रोग उत्पन्न नहीं होते। निदान दोष दुष्चय अल्प होते हैं तो या तो रोग उत्पन्न नहीं होते। फिर चिरेण से विकार जन्म, या फिर रोगों की उत्पत्ति जो है वो बहुत देर बाद होती है, बहुत देर से रोगों की उत्पत्ति होती है। फिर अणुविकार जननम मतलब सूक्ष्म रूप में रोग का प्रादुर्भाव होना, मतलब अगर रोग होता है तो सूक्ष्म रूप में होता है, ज़्यादा बलवान नहीं होता। फिर चौथा है असर्वलिंगम विकार जन्नम, मतलब रोग में जो है कुछ ही लक्षण प्रकट होते हैं। तो निदान दोष दुष्चय इसकी न्यूनता से ये 4 प्रकार की विशेषताएं होगी, विकार अजन्नम, चिरेण च विकार जन्नम, अणुविकार जन्नम और असर्वलिंग विकार जन्नम। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे जो है रोगोत्पत्ति क्रम बता रखा है। ठीक है, कोटेशन नंबर 4। अब इसमें देखना रोगोत्पत्ति क्रम में जब ये 3 निदान दोष दुष्चय कि निदान दोष दुष्चय आपस में अनुसरण नहीं करते हैं या देर से अनुसरण करते हैं या फिर दुर्बल दोष आपस में संबंध करते हैं, तब क्रम से विकार की उत्पत्ति नहीं होती है। तो वो अभी अपन ने देखा था ना ऊपर कि निदान दोष दुष्चय, ठीक है, उनकी बता रहा है। तो अगर निदान दोष दुष्चय अल्प वाले होते हैं, न्यून वाले होते हैं, तो वही 4 प्रकार की बता रहा है। तो इसमें बस थोड़ा सा निदान दोष दुष्चय के बारे में और लिख दिया कि अगर निदान दोष दुष्चय जो है आपस में अनुसरण नहीं करते, देर से अनुसरण करते हैं या फिर दुर्बल दोष जो है आपस में संबंध करते हैं, तो ये कह रहा है कि या तो रोग की उत्पत्ति होगी नहीं। अगर रोग की उत्पत्ति होती है तो देर से रोग की उत्पत्ति होती है, और वो जो है अल्प बल वाला होता है, मतलब तनु रूप में रोग की उत्पत्ति होती है। और जो रोग उत्पन्न होता है उसमें सभी लक्षण न होके कुछ लक्षण ही जो दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के जो 4 हो गए।
तो ये रोगोत्पत्ति क्रम बता रखा है। तो क्वेश्चन आ जाएगी रोगोत्पत्ति क्रम बताओ, तो रोगोत्पत्ति क्रम में अपने को यही लिखना है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से जो है प्रमेय प्रकरण स्टार्ट हो रहा है। तो प्रमेय के निदान दे रखे हैं। तो प्रमेय में अपन ने देखा है कि प्रमेय ये जो है कप प्रधान दोष होता है। तो इसमें जो है अपन कप को बढ़ाने वाली जो है यहाँ पे लिख देंगे चीज़ें। तो इसमें देखना तीनों निदान दोष दूसरे अपनी विशेषता से कप जन्य प्रमेय को शीघ्र उत्पत्ति करने वाले होते हैं। जैसे कि नूतन, जितना भी नूतन अन होता है ना, वो प्रमेय को उत्पन्न करने वाला होता है। तो नूतन आयनक, यवक, चिन्हक, ठीक है, उद्दालक। इसमें जो है अपन थोड़े इम्पोर्टेंट है ना वो देख लेते हैं, क्योंकि सारे के सारे तो अपन याद करेंगे नहीं। तो प्रमेय के निदान में पहले तो नूतन आयनक, यवक, ठीक है, ये लिख देना, उद्दालक हो गया। फिर इसके अलावा अधिक घी के साथ नूतन मटर, उड़द की दाल और दाल के योग्य, मतलब अधिक घी के साथ क्या खा रहा है, नूतन मटर या फिर नई उड़द की दाल खा रहा है, या फिर अरहर, चना आदि इनका सेवन कर रहा है। ग्राम्य आनूप और औदक मांस का अधिक सेवन कर रहा है। तो ये क्या होते हैं, ग्राम्य आनूप और औदक मांस ये स्निग्ध होते हैं, मतलब कफ को अधिक बढ़ाने वाले होते हैं। फिर तिल का अधिक सेवन कर रहा है। फिर पिष्टान, जो मतलब पिष्टी होती है ना, जैसे एकदम बारीक चूर्ण होता है, ठीक है, वो उनको अन्न बोलते हैं। जैसे कि बर्फी होगी, इस प्रकार के जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो उनको बोलते हैं पिष्टान। तो तिल हो गया, पिष्टान हो गया, खीर हो गई, ठीक है, पायस, खीर को बोलते हैं पायस। करसरा बोलते हैं खिचड़ी को। फिर ईंख के विकार जितने भी होते हैं, जैसे गुड़, चीनी, मिश्री, राब, शर्करा, तो ये ईंख के विकार जो है प्रमेय को उत्पन्न करने वाले होते हैं। फिर इनका अधिक सेवन कर रहा है। क्षीर का अधिक सेवन कर रहा है। नूतन मध्य, मतलब अभी जो मदिरा बनाई है उसका सेवन। मंदक बोलते हैं जो दही जो है अच्छी प्रकार से न जमाओ, अध जमा दही जो होता है उसको बोलते हैं मंदक, ठीक है। फिर दही हो गया। फिर इसके अलावा कोई भी द्रव पदार्थ, मतलब लिक्विड वाले जो है ज़्यादा पदार्थ खा रहा है वो। मधुर पदार्थ जो है कफ को बढ़ाता है। फिर नए पदार्थों का अधिक सेवन, ये पहले बता दिया कि नए जो पदार्थ है, नए अन्न होते हैं, उनका अधिक सेवन कर रहा है। फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे मर्ज अव्यायाम वर्जनम, मतलब शरीर की शुद्धि और व्यायाम का त्याग। वो शरीर की शुद्धि नहीं करता है, ठीक है, और व्यायाम का त्याग कर देता है, मतलब व्यायाम नहीं करता है। फिर अधिक निद्रा लेना, अधिक बैठना। फिर जो कोई भी ऐसा कार्य जिससे कफ, मेद, मूत्र की उत्पत्ति अधिक होती है, वे सभी क्या होते हैं, प्रमेय के निदान होते हैं। तो कौन कौन तीन की, कफ की, मेद की और मूत्र की अधिक उत्पत्ति होती है, वही सारे कार्य किसके निदान होते हैं, प्रमेय के निदान होते हैं। तो इस प्रकार से प्रमेय के निदान पूछे तो अपने को लिख देना है। इसमें कोटेशन में देखना, श्लेष मेदो मूत्र संजननम, मतलब श्लेष, मेद और मूत्र का जनन करने वाले होते हैं, उत्पत्ति अधिक करने वाले होते हैं। तो अब एक बार और फिर से बता देता हूँ प्रमेय के निदान में क्या क्या लिखोगे। प्रमेय के निदान में लिखना है नूतन आयनक, यवक, उद्दालक। फिर इसके अलावा अधिक घी के साथ नूतन मटर और उड़द की दाल का सेवन करना। फिर ग्राम्य आनूप और औदक मांस का अधिक सेवन करना। तिल, पिष्टान या ईंख के विकार, इनका अधिक सेवन करना। क्षीर, नूतन मध्य, मंदक, दही या फिर कोई भी द्रव पदार्थ हो गया, मधुर पदार्थ हो गया, या फिर नए पदार्थ हैं उनका अधिक सेवन करना। शरीर की शुद्धि और व्यायाम का त्याग करना, मतलब नए शरीर की शुद्धि कर रहा है और नए व्यायाम कर रहा है, तो शरीर की शुद्धि व्यायाम का त्याग करना। अधिक निद्रा लेना, अधिक बैठना, या फिर और भी ऐसे कोई कार्य करना जिससे श्लेष, मेदा और मूत्र की अधिक उत्पत्ति होती है। तो ये क्या हो गए इसके प्रमेय के निदान। अब आगे देखते हैं कोटेशन नंबर 6। इसमें देखना प्रमेय में कफ का स्वरूप। तो बहुद्रव्य श्लेष्मा दोष विशेष है। तो प्रमेय में द्रव कफ जो है दोष विशेष है। तो कफ का स्वरूप कैसा होता है, कफ जो है इसमें द्रव रूप में होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो प्रमेय में कफ का स्वरूप हो गया। फिर कोटेशन नंबर 7 देखना, प्रमेय में दूषियों का वर्गीकरण। तो प्रमेय में कितने दूष्य होते हैं, तो प्रमेय में दूषियों की संख्या है 10। तो 10 दूष्य कौन से होते हैं, 6 तो धातु होते हैं। 6 धातु में एक जो कौन सी धातु नहीं होती, अस्थि, ठीक है, यहाँ पे मैंने अस्थि क्रॉस कर रखा है, मतलब कि अस्थि धातु नहीं होती। 6 धातु होगी। फिर इसके अलावा वसा,
लसिका, ओज और क्लेद। ठीक है, ये क्या हो गए, प्रमेय के दूसरे हो गए। तो प्रमेय के दूसरे जो है 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि प्रमेय के दूसरे बताओ, तो ये संख्या याद रखनी, प्रमेय के 10 दूसरे होते हैं। 6 धातु, 6 धातुओं के नाम लिखने हैं अपने को, ये मत क्या जाना कि 6 धातु, ये तो याद रखने के लिए लिखा है कि 6 धातु होती हैं, अस्थि धातु नहीं होती। फिर वसा, लसिका, ओज और क्लेद। तो इस प्रकार से ये 10 क्या हो गए, दूसरे हो गए प्रमेय के। मतलब यहाँ पे जो दोष है इन धातुओं को या क्या करता है, दूषित करता है। अब यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 8 में, दोष त्रय में कप की प्रधानता। तो प्रमेय जो होता है वो कप प्रधान दोष होता है। वैसे है तो त्रिदोषज, रोग त्रिदोषज है, लेकिन प्रधान कौन होता है इसमें, कप होता है। तो इसमें देखना, इन तीनों निदान दोष दूष्यों के भेदों का एकतर सम्मेलन होने पर पहले बहुत अधिक होने से कप शीघ्र कुपित हो जाता है। ये कह रहा है कि जब निदान दोष दूष्य एक जगह एकत्रित होते हैं तो रोग तो तभी उत्पन्न होगा जब निदान दोष दूष्य जो है एक जगह एकत्रित हो। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले जो है इसमें कप ही सबसे पहले कुपित होता है। फिर कह रहा है कि प्रकुपित हुआ वह कप शरीर की स्थिरता के कारण शीघ्र ही शरीर में फैल जाता है और भेद के बहुत और स्थिर होने से और मेद के अधिक समान गुण होने के कारण शरीर में फैलकर वह मेदा के साथ ही पहले विकृत होने के कारण उस मेद को दूषित करता है। ये कह रहा है कि जो सबसे पहले जो है कब प्रकुपित होता है, फिर प्रकुपित हुआ कब क्या करेगा कि शरीर की स्थिरता, शरीर में स्थिरता रहती है, तो शरीर की स्थिरता के कारण क्या होगा, पूरे शरीर में जल्दी फैल जाएगा और वो क्या करेगा कि मेद के समान गुण वाला होता है। ठीक है, कप की जो है मेद के समान गुण वाला होता है। तो मेद के समान गुण होने के कारण क्या है कि वो मेदा को क्या कर देगा, जल्दी से विकृत कर देगा, उसे दूषित कर देगा। फिर विकृत हुआ कप मेद और मांस के अधिक बढ़ जाने से दूषित मेद के साथ मिलकर शरीर क्लेद और मांस के साथ संबंध होता है। तो विकृत हुआ कप क्या करेगा, मेद के समान गुण वाला है, पहले उसको विकृत भी करेगा और उसको अधिक मात्रा में बढ़ाएगा भी। तो मेद और मांस को क्या कर देता है, ये अधिक मात्रा में बढ़ा देता है और फिर दूषित मेद के साथ मिलकर शरीर में क्या करता है, क्लेद उत्पन्न करता है। फिर इसके आगे विकृत होने से वह कप मांस के दूषित होने से मांस में श्राविका, कथपिका आदि सड़े हुए मांस वाली पीड़िका उत्पन्न करता है। फिर ये कह रहा है कि इसमें मेद और मांस, कप जो है मेद और मांस दोनों को विकृत कर रहा है। तो मेद से के कारण तो क्या कर दिया कि शरीर में क्लेद उत्पन्न कर रहा है। अब ये मांस को विकृत होने के कारण क्या हो जाता है कि मांस विकृत होने से, दूषित होने से जो है शरीर में श्राविका, कथपिका जो प्रमेय की 7 पीड़िकाएं होती हैं वो क्या कर दी हैं, उत्पन्न होने लग जाती हैं। फिर शरीर के क्लेद को दूषित कर मूत्र रूप में बदल देता है। फिर ये क्या करेगा, जो क्लेद उत्पन्न हुआ था ना मेद के दूषित होने के कारण, तो क्लेद को फिर दोबारा से ये और ज़्यादा दूषित करेगा और उसको किस में बदल देगा, मूत्र रूप में बदल देगा। फिर आगे लिख रखा है बंक्षण प्रदेश और बस्ती प्रदेश से उत्पन्न होने वाले मूत्र व स्रोतों के मेद और क्लेद से भरे हुए बाहरी मुख को प्राप्त कर वह रुक जाता है। फिर ये जो है कहाँ जाता है, बंक्षण प्रदेश और बस्ती प्रदेश में जो है मूत्र वहाँ पे जाता है। ठीक है, और क्या कर देता है कि वहाँ पे रुक जाता है और उसके जो स्रोतस है, मूत्र स्रोतस, उनको क्या कर देता है, बंद कर देता है मुख को। इसके बाद प्रकृति विकृति स्वरूप होने से प्रमेयों को और उनकी स्थिरता या असाध्यता को उत्पन्न करता है और उसके बाद क्या करता है, फिर ये प्रमेय को उत्पन्न करता है। तो इसमें जो है प्रमेय की ऐसे मान लो संप्राप्ति बताई गई है। दोष त्रय में कब की प्रधानता, तो प्रमेय की संप्राप्ति बोले तो भी यही लिखनी है कि निदान दोष दूष्य एकत्रित हो जाते हैं तो सबसे पहले कप कुपित होता है, फिर वह कप जो है शरीर की स्थिरता के कारण शीघ्र ही शरीर में फैल जाता है और मेद के समान गुण वाला होने के कारण वह क्या करता है कि मेद को विकृत करता है और मेद को मात्रा में बढ़ा देता है। फिर विकृत हुआ कप जो है मेद और मांस को अधिक मात्रा में बढ़ा देता है। तो मेद के बढ़ने के कारण, दूषित होने के कारण क्या होता है, शरीर में क्लेद उत्पन्न होता है और विकृत होने से वह कप क्या है, मांस दूषित कर रहा है। तो मांस को दूषित करने के कारण क्या होती है कि मांस में जो है श्राविका, कथपिका जैसे ये आदि जो है सड़ी मांस वाली पीड़िकाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। और फिर क्या करेगा, क्लेद जो है क्लेद को फिर दोबारा से दूषित करता है और उसको किस में बदल देता है, मूत्र रूप में बदल देता है।
फिर ये मूत्र जो है वक्षण और बस्ती प्रदेश में जाता है और वो है क्या करता है कि मूत्र वह स्रोतों के मुख को बंद कर देता है। फिर इसके बाद क्या होती है, प्रमेय की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से ये बता रखा है। अब आगे देखते हैं। तो कफ के 10 प्रमेय, तो प्रमेय की संख्या कितनी बताई है, 20 संख्या बताई है। ठीक है, तो प्रमेय के भेद पूछे तो भेद भी अपने को 20 ही लिखने हैं। ये मत लिख देना कि वात पित्त कफ 3 भेद होते हैं। प्रमेय के भेद पूछे तो 20 भेद लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना कफ के 10 प्रमेय, तो कफ इसमें जो है वात पित्त और कफ। ठीक है, इस प्रकार से तीन तीन में बता रखे हैं। तो वात के कितने होते हैं, 4, पित्त में कितने होते हैं, 6, और कफ में कितने होते हैं, 10। ठीक है, तो ये संख्या याद रखना, वात पित्त कफ। तो कफ के जो कितने होते हैं, 10 प्रमेय होते हैं। तो अब 10 कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। इसमें देखना कफ और मेद से मिली हुई शरीर की क्लेदता मूत्राशय में जाकर मूत्र स्वरूप को प्राप्त होकर विषमता प्राप्त के इन 10 गुणों से युक्त होती है। कफ के ये यहाँ पे 11 गुण दे रखे हैं। तो कफ के क्या है, इसमें लिख रखा है कफ और मेद से मिली हुई शरीर की क्लेदता। तो शरीर की क्लेदता किससे मिलती है, कफ और मेद से। फिर ये कह रहा है कि मूत्राशय में जाकर किसको प्राप्त हो जाती है, मूत्र स्वरूप को प्राप्त हो जाती है क्लेद। तो अपन ने पहले देख लिया कि क्लेद जो है आगे दूषित होकर क्या बनाती है, मूत्र स्वरूप में बदल जाती है। तो वही बात बता रहा है कि मूत्र स्वरूप को प्राप्त हो जाती है और कफ के इन 10 गुणों से युक्त होती है। तो 11 कफ के यहाँ पे 10 गुण लिख रखे हैं, लेकिन बता कितने रखे हैं, 11 बता रखे हैं। तो कफ के गुण कौन से हैं, श्वेत, शीत, मूर्त हो गया, पिछिल हो गया, अच्छ, स्निग्ध, भारी, मधुर, सांद्र, प्रसाद और मंद। लेकिन ये जो है इतने अपने को याद नहीं रखने हैं। ठीक है, इनमें से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। अपने को तो बस ये संख्या याद रखनी कि कफ के जो है 10 प्रमेय होते हैं। अब नीचे विमर्श में देखते हैं, वैषम्य गुणों के कारण ही प्रमेय उत्पन्न होता है। वह वैषम्य भी केवल वृद्धि से ही समझा जाता है, क्योंकि 6 स्वरूप वैषम्य से व्याधि उत्पन्न नहीं होती है। तो ये कह रहा है कि अब ये तो पहले से ही पता है अपने को कि विषमता के कारण ही क्या होता है, रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये भी वैषम्य गुणों के कारण उत्पन्न होगा। तो यही लिख रखा है कि वैषम्य गुणों के कारण क्या होता है, प्रमेय उत्पन्न होता है। और वैषम्य से भी यहाँ पे क्या समझना चाहिए, केवल वृद्धि से समझना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोष 6 होते हैं, तो दोषों के 6 से तो रोग उत्पन्न होंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए वैषम्य से यहाँ पे अगर रोग उत्पन्न हो रहा है तो उसमें विषमता से क्या समझना चाहिए, वृद्धि समझना चाहिए कि दोषों की जो है वृद्धि हो रही है। क्यों, विषमता तो 2 प्रकार की बताई गई, एक तो वृद्धि हो सकती है, एक क्षय हो सकता है। लेकिन रोगों में जो है विषमता किससे समझनी चाहिए, वृद्धि से ही समझनी चाहिए। क्यों, क्योंकि बता रहा है कि 6 स्वरूप से जो है व्याधि उत्पन्न नहीं होती है। अब यहाँ पे देखना नीचे विमर्श में ही यहाँ पे जो ये कफ के 10 प्रमेय थे उनके नाम लिख रखे हैं। कफ के 10 प्रमेय के, शीत में, शुक्र में, सांद्र में, फिर उदक में, इक्षु वालिकारस में, सांद्र प्रसाद में, शुक्र में, सिक्ता में, शनैर में और आलाल में। ठीक है, यहाँ पे लिख रखे हैं। और ढंग से जो है अपन एक बार दोबारा से यहाँ पे कोटेशन नंबर 10 में आए हैं, नाना भेद से 10 प्रमेय। तो ये 10 प्रमेय होते हैं कफ वाले। तो इसमें देखना 10 प्रमेय कौन कौन से, उदक में, इक्षु बालिकारस में, इनके बारे में डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे, एक बार नाम देख लेते हैं। सांद्र में, सांद्र प्रसाद में, शुक्ल में, शुक्र में, शीत में, सिक्ता में, शनीर में और आलाल में। तो ये किसके होते हैं, ये कफ वाले जो हैं। ठीक है, तो कफ के में कितने प्रमेय होते हैं, 10 प्रमेय होते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि अगर पूछे कि प्रमेय के कितने भेद होते हैं तो अपने को 20 लिखने हैं, क्योंकि अपन ने जो है चरक सूत्र में एक चैप्टर आया था, वहाँ पे केवल भेद दे रखे थे। तो वहाँ पे अपन ने देखा था कि प्रमेय के जो है 20 भेद ही बताए गए हैं। ठीक है, तो और वैसे पूछे कि कफ में कितने प्रमेय होते हैं तो 10 प्रमेय, वात में कितने प्रमेय होते हैं तो 4 प्रमेय, पित्त में कितने प्रमेय होते हैं तो 6 प्रमेय। तो अब यहाँ पे जो है कफ के देखना लिख बता दिए हैं। यहाँ पे जो मैंने ट्रिक बना रखी, इनके क्या क्या कि शुरुआत के जो है अक्षर ले लिए, तो इनको जो है अपने को इस प्रकार से याद रखनी, उ, ई, वा, सा, सु, सी, स्नेई और अलाल या फिर लाल। तो उ से क्या हो गया, उदक में, ई से क्या हो गया, इक्षु वालिकारस में, वा से क्या हो गया,
सॉरी ईवा, ईवा से इक्सु वालिका रस में, सा से क्या हो गया सांद्र में, फिर सा से सांद्र प्रसाद में, फिर सुसु मतलब कि शुक्ल में और शुक्र में, फिर सी आ गया शीत में सिक्ता में, फिर शनई आ गया शनैर में, और फिर ये क्या आ गया अलाल में। तो इस प्रकार से ये कफ वाले 10 प्रमेय हो गए। अब यहाँ पे जो है कफज प्रमेय क्या होते हैं, साध्य होते हैं। मतलब ये 10 बता रखे हैं ना कफज प्रमेय। तो एक बार मैं पहले से ही बता देता हूँ कि वात, पित्त और कफ 3 बताए हैं। तो वात वाले जो 4 प्रमेय होते हैं वो होते हैं असाध्य, ठीक है। और पित्त वाले जो 6 प्रमेय होते हैं वो होते हैं याप्य, और कफ वाले जो 10 प्रमेय होते हैं वो होते हैं साध्य। तो ये जो है इनको एक जगह एक साथ लिख लेना ताकि याद करने में इजी रहे। तो कफज प्रमेय क्या होते हैं, साध्य होते हैं, और इनकी साध्यता बता रहा है, साध्य होने में कारण क्या है। ये कह रहा है कि समान गुण वाले मेद के आश्रय होने से, मतलब ये क्या होता है कफ किसके समान गुण वाली होती है, मेद के, और कफज प्रमेय का आश्रित स्थान भी कौन सा होता है, मेद होता है। तो इसलिए कह रहा है कि समान गुण वाले मेद के आश्रय होने से क्या होता है, साध्य होता है। फिर कफ की प्रधानता से और दोष और दूसरों की समान चिकित्सा वाला होने से ये 10 प्रमेय क्या होते हैं, साध्य होते हैं। तो कफज प्रमेय की साध्यता के कारण बता रखे यहाँ पे 3। तो एक कफज प्रमेय की साध्यता के 3 कारण याद रखने, समान गुण वाले मेद के आश्रय होने से, कफ की प्रधानता से, और दोष और दूसरों की समान चिकित्सा वाला होने से ये 10 प्रमेय क्या होते हैं, साध्य होते हैं। नीचे विमर्श में देखना कफ, दोष और दुष्य मेद है। तो यहाँ पे कफज प्रमेय है तो दोष क्या है, कफ, ठीक है, और ये दुष्य क्या होगी, मेद। तो ये क्या होते हैं, समान गुण वाले होते हैं। तो इसमें लिख रखा है समान गुण होने से कफ दोष की जो चिकित्सा की जाएगी वही चिकित्सा जो है दुष्य मेद की भी हो जाएगी। दोनों समान गुण वाले होते हैं। तो कफ को अगर शांति के उपाय करेंगे तो उससे क्या होगी, मेद की भी शांति हो जाएगी। तो ये इसलिए दोष और दूसरे समान चिकित्सा वाले होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, साध्य होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया इनको, कफज प्रमेय जो होते हैं साध्य हैं, पित्तज प्रमेय याप्य हैं, और वातज प्रमेय क्या होते हैं, असाध्य होते हैं। अब यहाँ पे जो है कफज प्रमेय दे रखे थे 10, उनकी डिटेल देख लेते हैं, उनका लक्षण देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखना उदक में, तो उदक क्या होता है, जल, ठीक है। उदक क्या होता है, जल होता है। तो इसमें जल के समान लक्षण मिलेंगे। इसमें देखना स्वच्छ, जल क्या होता है, स्वच्छ होता है, शीत होता है, श्वेत होता है, ठीक है। तो मनुष्य अगर स्वच्छ, अधिक श्वेत, शीतल, गंध रहित जल की तरह मूत्र त्याग करता है तो वो क्या होता है, उदक में होता है, ठीक है। तो ये इसके गुण हो गए, लक्षण हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट इक्सु वालिका रस में। तो इक्सु वालिका क्या होती है, ठीक है। इक्सु क्या हो गया, गन्ना। तो इक्सु वालिका रस में इसके गन्ने के समान जैसे भी मिलेंगे। गन्ना क्या होता है, मधुर होता है, शीत होता है, और देखते हैं कि चिपचिपा होता है। तो अधिक मधुर, शीत, चिपचिपा, गंदा और गन्ने के रस की तरह मूत्र त्याग करता है। तो वो कौन सा होता है, इक्सु वालिका रस में होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं सांद्र में। सांद्र जो है ये कैसे, गाढ़ा, मतलब सांद्र का मतलब क्या होता है, गाढ़ा। तो इसमें देखना कि पात्र में रखा हुआ जिसका वासी मूत्र गाढ़ा हो जाता है उस पुरुष को क्या कहते हैं, सांद्र में कहते हैं। ये कह रहा है कि मूत्र जो है पात्र में रख दिया, ठीक है, 2-4 घंटे के लिए, फिर वासी मूत्र अगर गाढ़ा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सांद्र में बोलते हैं। तो सांद्र नाम से याद रखना, सांद्र का जो है गाढ़े को बोलते हैं। तो एक वासी मूत्र क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो उसको सांद्र में बोल दिया। अब अगला देखते हैं सांद्र प्रसाद में। सांद्र मतलब गाढ़ा, प्रसाद मतलब स्वच्छ, निर्मल। तो इसमें देखना कि पात्र में रखने के बाद कुछ गाढ़ा और कुछ स्वच्छ निर्मल हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, सांद्र प्रसाद में। भले इसमें क्या कह रहा है कि पात्र में रखा तो कुछ मूत्र तक क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और कुछ मूत्र क्या रहता है, स्वच्छ निर्मल रहता है। तो उसको क्या बोल दिया, सांद्र प्रसाद में। अब नेक्स्ट देखते हैं शुक्ल में। तो शुक्ल का मतलब क्या होता है, श्वेत। और यहाँ पे श्वेत से जो है इन्हें चावल से लिया है कि श्वेत कैसा, मतलब चावल। चावल क्या होते हैं, श्वेत ही होते हैं ना। तो शुक्ल में देखना कि जो सदा चावल के आटे के तुल्य श्वेत वर्ण बार बार मूत्र त्याग करता है उसको क्या कहते हैं, शुक्ल में ही। मतलब यहाँ पे याद रखना कि चावल क्या होता है, शुक्ल होता है, श्वेत होता है। तो चावल के आटे के समान श्वेत वर्ण का बार बार मूत्र त्याग करता है तो उसको क्या बोल दिया, शुक्ल में बोल दिया।
अब अगला है शुक्रमेय। तो शुक्रमेय में देखना, शुक्र की तरह शुक्र मिला हुआ बार बार मूत्र त्याग करता है, तो उसके आप क्या बोल दिया, शुक्रमेय। बोले या तो शुक्र की तरह मूत्र त्याग कर रहा है या फिर शुक्र मिला हुआ मूत्र त्याग कर रहा है, तो वो क्या हो गया, शुक्रमेय हो गया। अब आगे देखते हैं शीतमेय। तो शीतमेय में देखना, नाम से क्या है, शीत, शीतल होगा। तो इसमें देखना कि अत्यंत मधुर और शीतल बार बार मूत्र का त्याग करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, शीतमेय। तो शीतमेय में क्या लिखेंगे कि अत्यंत मधुर और शीतल बार बार मूत्र का त्याग कर रहा है, तो उसको शीतमेय हो गया। अब सिकता में, सिकता क्या होती है, सिकता बोलते हैं चीनी को, ठीक है। तो चीनी कैसी होती है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो इसमें लिख रखा है कि मूत्रगत दोषों को छोटे छोटे मूर्त मतलब ठोस टुकड़े के रूप में मूत्र से निकालता है, उसे सिकता में कहते हैं। तो मूत्रगत दोषों को कैसे निकालता है, छोटे छोटे ठोस टुकड़े के रूप में निकाल रहा है, और कहाँ से, मूत्र से, तो उसको क्या बोल दिया, सिकता में बोल दिया। अब आगे देखते हैं शनैर में। शनैर मतलब धीरे धीरे, ठीक है, सन्य सन्य बोलते हैं ना, सन्य सन्य धीरे धीरे। तो इसमें देखना कि मंद मंद वेग रहित कठिनता से धीरे धीरे मूत्र त्याग करता है, उसको क्या कहा जाता है, शनैर में कहा जाता है। तो इसमें मूत्र कैसा निकलता है, मंद मंद वेग रहित निकलता है, कठिनता से निकलता है। कठिनता से निकलता है जब तो वो धीरे धीरे मूत्र त्याग करेगा, और फिर आगे लिख रखा है धीरे धीरे मूत्र त्याग करता है, तो उसको क्या कहा जाता है, शनैर में कहा जाता है। अब लास्ट देखते हैं 10 नंबर आलाल में। तो इसमें देखना आलाल में कि तंतु की तरफ बंधे हुए तार से युक्त चिपचिपा मूत्र त्याग करता है, उसे क्या कहते हैं, आलाल में कहते हैं। तो इसमें जो मूत्र त्याग करता है वो कैसा होता है, तंतु की तरह बंधा हुआ तार, मतलब जैसे तार होता है ना, उसकी तरह जो है बंधा हुआ, तार की तरह जो बंधा हुआ है मूत्र त्याग करता है, और वो कैसा होता है, चिपचिपा होता है, तो उसको क्या बोल दिया, आलाल में। तो इस प्रकार से कफ के 10 प्रमेय हो गए, और ये साध्य होते हैं। अब आते हैं पित्तज प्रमेय। तो पित्तज प्रमेय का निदान दे रखा है। तो पित्तज प्रमेय क्या करेंगे, पित्त को बढ़ाने वाले कौन से हैं, जैसे कि अम्ल लवण कटु हो गया, ठीक है, इनका सेवन कर रहे हैं, या फिर तीक्ष्ण उष्ण दही कांजी शिरा, ठीक है, मदिरा, इनका सेवन कर रहे हैं, नमकीन, या फिर तेज धूप का सेवन करें, तेज अग्नि का सेवन करें, क्रोध कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या हो गए, ये पित्त के प्रमेय के निदान हो गए। अब पित्त प्रमेय की संप्राप्ति। तो पित्त प्रमेय की संप्राप्ति देखते हैं कि कुपित व पित्त जिस क्रम से कुपित कफ प्रमेय उत्पन्न करता है, उसी क्रम से दूसरों को दूषित कर 6 प्रकार के प्रमेय। अपन ने कफज प्रमेय की देख ली थी। तो कफ क्या क्या करता है, तो ये करता है कि जिस प्रकार कफ कुपित होकर प्रमेय उत्पन्न करता है, उसी प्रकार क्या होता है, पित्त भी कुपित होकर प्रमेय उत्पन्न करता है। तो सेम यही लाइन लिखनी। अब देखते हैं पित्तज प्रमेय के 6 नाम। तो पित्तज प्रमेय कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब पित्तज प्रमेय 6 कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। क्षार में, काल में, नील में, लोहित में, मंजिष्ठा में और हरिद्रा में। तो इसकी ट्रिक बना रखी, छाकानी लोम हरी। तो छा से क्या हो गया, क्षार में, का से काल में, नी से क्या हो गया, नील में, लो से क्या हो गया, लोहित में, मैं से मंजिष्ठा में, और हरि से हरिद्रा में। तो इस प्रकार से ये पित्तज प्रमेय 6 हो गए। और ये क्या होते हैं, याप्य होते हैं, ठीक है। सारे के सारे पित्तज प्रमेय जो क्या होते हैं, याप्य होते हैं। यहाँ पे विमर्श में दे रखा है पित्तज प्रमेय याप्य होता है, क्यों, तो इसके कारण बता रखे, कफ और पित्त के संयोग से यह होता है। फिर कफ का स्थान अमास्य, और कफ मिश्रित पित्त का भी स्थान अमास्य, और मेद का स्थान क्या होता है, वपाव है, जो अमास्य के समीप भाग में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार 2 सेम दूषित एक पास ही रहने से सदा दूषित होते रहते हैं। तो ये कह रहा है कि इसमें क्या होता है, कफ प्रधान तो होते ही हैं सारे, इसके अलावा इसमें पित्त और मिश्रित है, ठीक है, मतलब कफ और पित्त मिश्रित है। तो ये कह रहा है कि कफ का स्थान अमास्य होता है, और पित्त उसमें मिश्रित है, तो उसका भी स्थान अमास्य बता रहा है। तो ये कह रहा है कि मेद का स्थान क्या होता है, वपाव होता है, और वपाव है क्या, किसके नज़दीक होता है, अमास्य के नज़दीक होता है। तो ये कह रहा है कि इस प्रकार से दोष और दुष्य एक ही जगह रहने से क्या होता है, पास रहने से सदा दूषित होते रहते हैं, और सदा दूषित होते रहते हैं, इसलिए क्या होता है, ये याप्य हो गया। अब दूसरा कारण क्या बता रहे हैं इसमें, विरुद्ध उपक्रम। भले इसमें चिकित्सा क्या होती है, विरुद्ध होती है, मतलब पित्त की शांति करेंगे
तो मेद बढ़ जाएगा, और मेद की शांति करेंगे तो पित्त बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से विरुद्ध चिकित्सा होने से भी क्या होता है, याप्य होता है। तो इसकी याप्यता के 2 कारण बताए गए, ये याद रखना। अब आगे देखते हैं। अब इसमें डिटेल में देखते हैं कि पित्तज के जो 6 प्रमेय होते हैं वो कौन कौन से लक्षण है। क्षार में, क्षार क्या होता है, क्षार तो अपन ने देखा ही होगा, ठीक है। एसिड बेस के मिलने से क्षार बनता है ना। तो क्षार में, तो क्षार देखना, क्षार में मनुष्य जो है गंध, रंग, रूप और स्पर्श में क्षार जैसा होता है। मतलब क्षार का गंध, रंग, रूप और स्पर्श जैसा होता है ना, तो क्षार में भी वो क्या होता है, वैसे ही मूत्र का त्याग करता है। भले इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्षार के समान गंध, रंग, रूप, स्पर्श मूत्र का त्याग करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं काल में। काल क्या होती है, मतलब काला, ठीक है। तो इसमें मत्स्य वर्ण, ये पूछ लेता है, ये इंपॉर्टेंट है। मत्स्य वर्ण, मत्स्य वर्ण मतलब मत्स्य बोलते हैं स्याही को, तो स्याही की वर्ण वाला। तो इसमें देखना कि स्याही की तरह काला और उष्ण मूत्र त्याग करता है, उसको क्या बोलते हैं, काल में बोलते हैं। तो मतलब काल में के लक्षण क्या हो गए कि स्याही की तरह काला और उष्ण मूत्र का त्याग करता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं नील में। तो नील में नाम से पता चला है कि नीला होगा, है ना। तो इसमें देखना चास पक्षी, ठीक है, चास पक्षी के पंख के समान वर्ण वाला, मतलब नीले वर्ण का। तो इसमें एक तो पक्षी का नाम याद रखना कि चास पक्षी, या फिर नीलकंठ याद रखना कि नीलकंठ के पंख के समान वर्ण वाला, या फिर अमल मूत्र त्याग करता है, उसे क्या कहते हैं, नील में। एक इसका मूत्र कैसा होता है, अम्ल होता है, ये भी याद रखना कि नीलमे का मूत्र अम्ल होता है। तो इस प्रकार से ये नीलमे के लक्षण हो गए। अब देखते हैं रक्त में, मतलब रक्त से रिलेटेड कुछ मिलेगा इसमें। तो अपन ने देखा कि नीलमे तो कैसा होता है, अमल मूत्र त्याग करता है, और रक्त में कैसा होता है, लवण, तो इसमें लवण मूत्र त्याग करेगा ना। तो इसमें देखना विसर, विसर मतलब आम गंधी, आम जो होता है ना उसके समान गंध होती है इसमें। नमकीन, लवण, लवण ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे इसने नमकीन लिख दिया, यहाँ पे अपने को लवण लिखना है। तो लवण गर्म मतलब उष्ण, और रक्त वर्ण का मूत्र त्याग करता है, तो उसको क्या कहते हैं, रक्तमेही। तो रक्तमेह में उसका रस कैसा होता है, लवण होता है, ठीक है, और उसमें आम गंधी आती है, और रक्त वर्ण का क्या करता है, मूत्र त्याग करता है। तो ये रक्तमेह के लक्षण हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं मंजिष्ठ में। तो मंजिष्ठ में बता रखा है कि मंजीठ के क्वाथ के समान रक्त वर्ण, ठीक है, और अधिक आमगंधी मूत्र का त्याग करता है, उसे क्या कहते हैं, मंजिष्ठ में। तो मंजिष्ठ, मंजिष्ठा कैसी होती है, ये हरिद्रा, मतलब थोड़ी सी रेड रेड टाइप की कलर की होती है ना, रक्त वर्ण की। तो इसमें मंजीठ के क्वाथ, मतलब मंजिष्ठ का अगर क्वाथ बना ले तो वह कैसा होता है, रक्त वर्ण का होता है। तो इसमें बता रहा है कि मंजीठ के क्वाथ के समान रक्त वर्ण का और आम गंधी मूत्र का त्याग करता है, तो उसको क्या बोल दिया, मंजिष्ठ में बोल दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हरिद्र में। तो हरिद्र क्या हो गया, हरिद्रा हल्दी, हल्दी को बोलते हैं हरिद्रा। तो इसमें कह रहा है कि हल्दी के जल के सदृश पीला और कटु रस, रस कैसा होता है, कटु। तो इसमें नीलमे में तो अम्ल हो गया, रक्तमेह में लवण हो गया, और यहाँ पे आ गया कटु रस। मतलब हल्दी के समान वर्ण तो कैसा होता है, हल्दी के समान पीला होता है, और कटु रस युक्त मूत्र का त्याग करता है, तो उसको क्या बोल दिया, हरिद्रा में। तो इस प्रकार से पित्तज प्रमेय के 6 के 6 के लक्षण बता दिए गए। अब अपन वात प्रमेय पे चलते हैं। तो इसमें दे रखा है वात प्रमेय का निदान। तो वात की वृद्धि करने वाले सारी चीज़ें आर विहार अपन यहाँ लिख देंगे। तो वात की वृद्धि कौन करता है, कटुतिक्त असहाय रस हो गए, ठीक है। इसके अलावा अधिक मैथुन करता है, अधिक व्यायाम करता है, या फिर वमन विरेचन जैसे पंचकर्म है, पंचकर्म का अतियोग हो गया, तो उनसे भी क्या होता है, वात की वृद्धि होती है, दूषित होती है, वात कुपित होता है। या फिर मलमूत्र के वेगों को रोक रहा है, तो इससे भी क्या हो गया, वात कुपित हो गया। फिर इसके आगे कि चोट लगना, या फिर उपवास कर रहा है, अधिक धूप में बैठ रहा है, ठीक है, अधिक दर्द का स्राव हो रहा है, या फिर अनुचित रूप से बैठा हुआ है, तो इन सारों के करने से उच्च भाषण कर रहा है, या फिर अधिक जो है भार उठा रहा है, अधिक रास्ता चल रहा है, तो इन सभी से क्या होता है, वात वृद्धि होती है, वात कुपित होता है। तो इनसे क्या होगा, ये वात प्रमेय के निदान हो गए। अब आगे देखते हैं
वातज प्रमेय की संप्राप्ति दे रखी है। तो वातज प्रमेय की संप्राप्ति में देखना एक बार कि कुपित होकर वायु जो है स्थिर और अधिक मेद वाले पुरुषों के शरीर में चारों तरफ भ्रमण करती हुई जब वसा को लेकर मूत्र स्रोत में प्रवेश करती है तब वसा में उत्पन्न करती है। तो इसके जो है वातज प्रमेय 4 प्रकार के दे रखे थे, वो अपन नीचे देखेंगे। तो ये कह रहा है कि वात जो है कुपित होकर, ये कह रहा है कि स्थिर और अधिक मेद वाले, तो इसमें क्या होती है, मेद की वृद्धि अधिक होती है, मतलब मेन दूध से क्या होता है, मेद होता है इसका। तो ये कह रहा है कि स्थिर और अधिक मेद वाले इस पुरुषों के शरीर में चारों तरफ भ्रमण करती है। तो ये क्या करती है कि वसा को लेकर है ना मूत्र स्रोत में प्रवेश करती है, मूत्र स्रोत में पहुंच जाती है वसा को लेकर। तो फिर क्या करती है, वसा में उत्पन्न करती है। फिर आगे देखना, जब पुनः मज्जा को मूत्र बस्ती में खींच लाती है तो मज्जा में को उत्पन्न करती है। तो ये कह रहा है कि अगर वायु जो है मज्जा को मूत्र बस्ती में खींच लाती है, ठीक है, यानी ब्लेडर में खींच लाती है, तो वे क्या करती, मज्जा में उत्पन्न करती है। जब लसिका को मूत्राशय में ले जाकर मूत्र को लगातार निकालती है और लसिका के अधिक होने से एवं वायु अपने विशेष गुण से उसे अत्यंत मूत्र की प्रवृत्ति और अवरोध को करती है। ये कह रहा है कि अब मज्जा, पहले तो ये 4 अभी जो है मैं एक बार पहले पढ़ लेते हैं, ये फिर आराम से इसको अपने वे में समझाऊंगा। तो ये कह रहा है कि लसिका को जो है ये कहाँ पे ले जाती है, फिर खींचकर मूत्राशय में ले जाती है। तो ये कह रहा है कि लसिका के अधिक होने से और वायु अपने विशेष गुण से क्या करता है कि अत्यंत मूत्र की प्रवृत्ति करता है, मतलब अधिक मूत्र की प्रवृत्ति करता है और अवरोध को क्या करता है, अवरोध करता है। तब वह कह रहा है मतवाले हाथी की तरह वेग से रहित मूत्र को बार बार त्याग करता है। तो यह कह रहा है कि किस तरह मूत्र त्याग करता है, मतवाले हाथी की तरह जो है वेग रहित मूत्र को त्याग करता है बार बार। तो उसको क्या बोलते हैं, हस्ती में। हस्ती क्या आ गया, हाथी, तो इसलिए इसको मतवाले हाथी की तरह वेग रहित मूत्र बार बार त्याग कर रहा है, तो इसको हस्ती में बोल दिया। फिर आगे देखना, पुनः ओज मधुर स्वभाव वाला होता है, उसको जब वायु रुक्षता के कारण कसाय रस से मिलकर मूत्राशय में ले जाती है तब मधुमेह को उत्पन्न करती है। मतलब सीधी सी बात है कि जब वायु जो है ओज को मूत्राशय में लेकर जाती है तो तब क्या होता है, मधुमेह उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसमें जो है वातज प्रमेय जो होते हैं ना 4, उन चारों के बारे में बता रखा है। तो वातज प्रमेय 4 कौन से होते हैं, मैंने ट्रिक बनाई थी, अभी नीचे और आ जाएगी। ठीक है, वल ओम, मतलब वै से वसा, ल से लसिका, ओ से ओज और मैं से मज्जा, है ना। तो ये 4 प्रकार के वातज प्रमेय होते हैं। तो उन चारों प्रकार के बारे में यहाँ पे इसने संप्राप्ति में डाल रखा है कि जब वो वसा को मूत्राशय में ले जाती है वायु तो वसा में उत्पन्न होता है, लसिका को ले जाती है तो लसिका में उत्पन्न होता है। ठीक है, लसिका में का दूसरा नाम क्या होता है, हस्ती में। लसिका में का दूसरा नाम होता है हस्ती में। मतलब इसमें क्या करता है कि मतवाले हाथी की तरह जो है वेग रहित बार बार मूत्र का त्याग करता है। फिर ओज में आ गया, वो ओज को जो है मूत्राशय में ले जाती है वायु तो क्या हो गया, ओज में उत्पन्न होता है। और ओज में को क्या बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं। ये सारे आगे आ जाएंगे, वहाँ पे लिख रखा होगा। फिर मज्जा में जब वायु क्या करती है, मज्जा को मूत्राशय में लेकर जाती है तो क्या होता है, मज्जा में उत्पन्न होता है। तो ये इसने जो है इन्हीं के बारे में संप्राप्ति बता दी। अब इसमें देखना वातज 4 प्रमेय की असाध्यता में हेतु। तो आपने साध्यता में 3 हेतु देख लिए थे, याप्य के भी 2 हेतु देख लिए थे। अब वातज प्रमेय जो है 4 होते हैं वो असाध्य के होते हैं, उनमें हेतु बता रहा है। एक तो ये कह रहा है कि महाविनाशकारी होने से, मतलब कि अधिक विनाशकारी होते हैं इसलिए असाध्य होते हैं। फिर दो से दूसरे की परस्पर विरुद्ध चिकित्सा वाले, तो याप्य में भी विरुद्ध चिकित्सा वाले थे और ये भी क्या होते हैं, विरुद्ध चिकित्सा वाले हैं। दोस्त और दूसरे जो है विरुद्ध चिकित्सा वाले होते हैं, तो इसलिए ये क्या होते हैं, असाध्य होते हैं। तो ये वातज प्रमेय की असाध्यता में ये 2 हेतु हो गए, महाविनाशकारी होने से और 2 दूसरे की विरुद्ध चिकित्सा वाले होने से। अब यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 39, इसमें जो है वातज प्रमेय के 4 भेद बता रखे हैं, वसा, मज्जा, हस्ती में और मधुमेह। तो इसको जो है तो वल ओम, ठीक है, वल ओ और मैं। तो इस प्रकार से इस ट्रिक से याद रखना, वैसे वसा, फिर ल से लसिका, लसिका को हस्ती में भी बोलते हैं। फिर ओ से क्या हो गया, ओजो में, ओजो में को जो है मधुमेह भी बोलते हैं। फिर ये चौथा हो गया मज्जा में। नीचे विमर्श में दे रखा है वातज प्रमेयों की भी चिकित्सा शास्त्रों में वर्णित है, पर प्रारंभिक अवस्था में
अन्य कारण से कुपित वातज प्रमेय में, पर धातु क्षय वातज प्रमेय असाध्य होते हैं। ये कह रहा है कि जो है वातज प्रमेयों की चिकित्सा शास्त्रों में वर्णित तो कर रखी है, लेकिन वातज प्रमेय तभी मतलब चिकित्सा कर सकते हैं जब वो प्रारंभिक अवस्था में हो। लेकिन अगर धातु क्षय के कारण वातज प्रमेय हो रहा है, ठीक है, वातज प्रमेय किसके कारण होता है, धातु क्षय के कारण हो रहा है, तो वो क्या होते हैं, असाध्य होते हैं, उनकी कोई चिकित्सा वर्णित नहीं है। अब यहाँ पे जो है अलग अलग की डिटेल में बता रखी कि वसा में के लक्षण, इनके जो है लक्षण बता रखे हैं वातज प्रमेय वालों के। अब देखना वातज प्रमेय, तो वातज प्रमेय लिख रखा है कि वसा मिला हुआ या वसा की तरह बार बार मूत्र त्याग करता है, तो वसा में ही हो गया, मतलब या तो उसमें वसा मिला हुआ है या फिर वसा के गंध वर्ण रूप वाला, ठीक है, मूत्र त्याग करता है, तो वो क्या हो गया, वसा में हो गया। फिर मज्जा में वही सेम कि मज्जा मिला हुआ या फिर मज्जा के जैसा, मज्जा की तरह का मूत्र त्याग करता है बार बार, तो मज्जा में हो गया। फिर हस्ती में, हस्ती में अपन ने देखा था कि मतवाले हाथी की तरह जो है वो वेग रहित बार बार मूत्र का त्याग करता है, तो वो क्या हो गया, हस्ती में, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, लसिका में, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं मधुमेह, मधुमेह को ओजोमेह, ओजोमेह को क्या बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि मनुष्य जो है कषाय, मधुर, पांडु, रुक्ष मूत्र त्याग करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं। तो मधु के लक्षण कैसे होते हैं, मधु जो कैसा होता है, मधु जो है कषाय रस वाला होता है, ठीक है, रुक्ष होता है, मधुर रस वाला भी होता है, मतलब मधुर कषाय रस वाला होता है, रुक्ष होता है, ठीक है, गुणों में, और ये कैसा होता है, पांडु, ठीक है, तो इसमें पांडु भी ऐड कर देना है। तो कषाय, मधुर, पांडु और रुक्ष मूत्र का त्याग करता है, तो वो क्या हो गया, मधुमेह हो गया। तो इस प्रकार से ये वातज प्रमेय हो गए 4। अब आगे देखते हैं, तो इनके जो है एक साथ नाम लिख रखे। अब यहाँ पे आगे प्रमेय के पूर्व रूप, तो प्रमेय के पूर्व रूप जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं, ठीक है, क्वेश्चन में आ जाते हैं ये। तो इसमें देखना जो अपन इंपॉर्टेंट है ना, जो कोटेशन में निशान लगा रखे हैं वो याद कर लेते हैं। फिर इसमें देखना कोटेशन में, कोटेशन नंबर 47, जटिली भावम केसेसु, मतलब केस जो है क्या बन जाते हैं, जटिल बन जाते हैं, मतलब जटा बन जाती है, ठीक है, केसों में जटा का बन जाना, मतलब प्रमेय के पूर्व रूप बता रहा है और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने। तो जटिली भावम केसेसु, केसों में क्या होता है, जटाओं का बन जाना। करपाद्यो सुप्त दाहो, मतलब हाथ पैर में शून्यता, सुप्त मतलब शून्यता और दाहो मतलब दाह, तो हाथ पैर में जो है दाह का शून्यता और दाह का होना, ठीक है। तो इससे मिलता जुलता क्या है, राज यक्ष्मा में आता है, यहाँ पे दे रखा है करपाद्यो सुप्त दाहो, और राज यक्ष्मा में क्या होता है, संतापो करपाद्यो, मतलब कर और पाद में जो है संताप का होना, तो वही किसका जो है, राज यक्ष्मा का है। और अगर करपाद्यो सुप्त दाहो आए तो ये जो है पिज में इस प्रकार से आते हैं। यहाँ तो अपने को इतना कोई ज़्यादा नहीं पूछता, ठीक है, लेकिन पिज में जो है वहाँ पे एक जैसे दिखने वाले क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिख रखा है कि संतापो करपाद्यो तो राजयक्ष्मा में आता है, और करपाद्यो सुप्त दाहो ये किस में आता है, ये प्रमेय के पूर्व रूप में आता है, मतलब हाथ पैर में शून्यता और दाह का होना। फिर आगे मलम काय, मतलब शरीर में मलों का अधिक होना, तो प्रमेय में क्या होता है, मल अधिक बढ़ने लग जाते हैं, मलों की वृद्धि हो जाती है शरीर में। फिर आगे देखना षटपद पिपलिका विसर्ज, मतलब कि इसमें क्या होता है, शरीर पर जो है, शरीर पर या फिर मूत्र में मक्खियों और चींटियों का बैठना, ठीक है। तो शरीर मधुमेह में क्या होता है कि मूत्र जो है मधुर हो जाता है, तो इसलिए, या शरीर भी मधुर हो जाता है, तो इसलिए क्या है इसमें कि शरीर पर या फिर मूत्र में जो है मक्खियाँ और चींटियाँ बैठने लग जाती हैं। फिर अगला देखना है विश्रम शरीर गंधम, और शरीर में गंध कैसी आती, कच्ची मछलियाँ होती हैं ना, उसकी तरह गंध आती है शरीर में। तो इस प्रकार से ये क्या बता दिए, प्रमेय के पूर्व रूप। तो प्रमेय के पूर्व रूप में कम से कम ये तो याद रखने कि केस जो है जटा बन जाती है केसों में, हाथ पैर में शून्यता और दाह होता है, शरीर में मल अधिक वृद्धि में बढ़ जाते हैं। फिर इसके अलावा शरीर पर और मूत्र में मक्खियाँ और चींटियाँ बैठने लग जाती हैं, और शरीर में कच्ची मछलियों की तरह क्या आती है, गंध आती है। फिर इसके अलावा तो और भी दे रखे हैं कि मुख जो है मधुर हो जाता है,
मुख तालु और कंठ सूखने लग जाते हैं, प्यास लगती है, आलस्य रहता है शरीर में। ठीक है, शरीर के छिद्रों में मलों का अधिक लिप्त होना, मतलब शरीर के जितने भी छिद्र होते हैं उनमें क्या होता है, मल लिप्त होने लग जाते हैं। फिर सारे अंगों में दाव और शून्यता होती है, मूत्रों में मूत्र के अन्य दोषों का आ जाना। तो इस प्रकार से ये निद्रा और तंद्रा का आना, ये क्या होता है, प्रमेय के पूर्व रूप होते हैं। अब आगे देखते हैं उपद्रव। तो कोटेशन नंबर 48। तो यहाँ पे जो है उपद्रव दे रखे हैं प्रमेय के। तो प्रमेय के उपद्रव भी याद रखने, 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्रमेय के उपद्रव बताओ, तो अपने को लिखना पड़ेगा। तो इसमें देखना प्यास की अधिकता, तो प्रमेय में क्या होता है, प्यास अधिक लगती, अतिसार होता है, जवर हो जाता है, दाह, ठीक है, दुर्बलता, अरोचक, अपचन, दुर्गंध, ठीक है, मांस वाली पीड़िकाएं, अलजी, विदर्दी आदि होती हैं। तो जो पीड़िकाएं होती हैं ना, प्रमेय पीड़िकाएं, वो हो जाती हैं। फिर प्राय प्रमेय रोग जब बहुत दिनों तक रह जाता है तब ये उत्तर दृष्टिगोचर होते हैं। मतलब ये उपद्रव जो है तभी दिखाई देते हैं जब प्रमेय रोग जो है बहुत दिनों तक होता है। तो इस प्रकार से ये इसके उपद्रव बता दिए गए हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में पूछे तो कम से कम 5 उपद्रव तो अपने को लिख के आने, तो ये इनको याद कर लेना। अब आगे देखते हैं प्रमेय रोग में उपमा। तो यहाँ पे जो है उपमा बता रखी है कि प्रमेय रोग की जो है उपमा किससे कर रहे हैं। तो जिस प्रकार पक्षी अपने घोंसले वाले वृक्ष पर आता है, ये कह रहा है उसी प्रकार प्रमेय रोग भोजन में लोभ करने वाले, स्नान और भ्रमण नहीं करने वाले पुरुष को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। तो प्रमेय रोग में की उपमा किससे की गई है, पक्षी से की गई है। ये कह रहा है कि जैसे पक्षी जो है अपने घोंसले वाले वृक्ष पर आ जाता है, ठीक है, पूरे दिन भर घूमता है लेकिन शाम को होते ही अपने घोंसले वाले वृक्ष पर तो आ ही जाता है। ठीक है, ये कह रहा है कि उसी का प्रकार प्रमेय रोग जो है अगर वो भोजन में लोभ करने वाले होते हैं, मतलब मधुर द्रव्यों का अधिक सेवन करते हैं, मतलब कफ की वृद्धि करने वाले द्रव्यों का जो है अधिक सेवन करें, या फिर स्नान और भ्रमण नहीं करने वाले हैं, मतलब स्नान नहीं करते, मतलब शरीर की शुद्धि नहीं करते, या फिर भ्रमण नहीं करते, मतलब व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे पुरुषों को क्या हो जाता है, प्रमेय शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। तो ये प्रमेय रोग की उपमा हो गई। अब आगे देखते हैं किन को प्रमेय नहीं होता। कोटेशन नंबर 52। तो किन को प्रमेय नहीं होता, जो मनुष्य शारीरिक धातु को साम्य करने वाले आहार और नाना प्रकार की अन्य चेष्टाओं का सेवन करता है, वह आरोग्य को भोगता है। मतलब कि शारीरिक धातुओं को साम्य करने वाले, इसमें सीधा सी बात क्या होगी कि हितकर, किसी भी में रोग किसके कारण नहीं होता, अगर अपन हितकर आहार और विहार दोनों का हितकर जो है आहार विहार का सेवन करेंगे तो कोई भी रोग नहीं होगा। तो वो भी लिख सकते हैं कि अगर हितकर आहार विहार का सेवन करते हैं तो उससे क्या है, प्रमेय नहीं होगा। या फिर इसमें दे रखा है कि शारीरिक धातुओं को साम्य करने वाले आहार, मतलब हितकर आहार हो गया जो शारीरिक धातुओं को साम्य रखते हैं, या फिर नाना प्रकार की अन्य चेष्टाएं, तो इसमें व्यायाम बताया गया है। ठीक है, व्यायाम करना, तो नाना प्रकार की अन्य चेष्टाएं सेवन करता है तो उसको जो प्रमेय नहीं होता है। अब यहाँ पे जो अपना चैप्टर खत्म हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।